सभी लोग लाइव आ जाओ। सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, 1919 और 1935 से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। जो भी एक्ट्स थे, जिन एक्ट्स में हमारे बोल सकते हो भारत के लिए या जिस तरीके के प्राविधान जो पास हुए थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर कल हम लोगों ने जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो होम रूल मूवमेंट जो है उस दर खत्म किया था। ठीक है, तो हमारे लगभग 10 क्वेश्चन जो रह गए हैं होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड उसको आज कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके बाद में हम लोग गांधी जी और उनके जो प्रारंभिक जो आंदोलन थे उनको शुरू करेंगे। ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए दिया था तो वो क्या था? होम रूल मूवमेंट वॉज अ सिंबल ऑफ स्टार्टिंग अ फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बिकॉज। तो होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का एक नया चरण शुरू करने का प्रतीक था। क्योंकि तो पहला क्या बोल के रखा उन्होंने कि इस्टेब्लिश द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। तो नरम दल और गरम दल के लोगों के बीच में इन लोगों ने बोल सकते कि वो एक कोऑर्डिनेशन बना के रखा था क्या? या आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आया था, या हिंदू मुसलमान संयुक्त रूप से बोल सकते कि एक साथ आ गए थे, जॉइंटली उन लोगों ने स्ट्रगल किया था, या इसके राष्ट्र के सामने स्वयं सरकार के लिए एक आदर्श परियोजना रखी थी? तो क्या था सब लोगों के लिए हिसाब से आंसर? तो ज्यादातर लोग आंसर सही दे रहे हैं, पर कमेंट सेक्शन में किसी के भी आंसर नहीं मिले थे मेरे को। तो देखो, होम रूल मूवमेंट के बारे में जानते हो? ये होम रूल मूवमेंट था क्या? सबसे पहली चीज, होम रूल आंदोलन में क्या देखने को मिला था हमको? क्या नई चीज थी इस आंदोलन में बाकी के आंदोलन के अलावा? स्वराज और सब सरकार की बात हुई थी, सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई थी। तो स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट की बात किस आंदोलन में हमको देखने को मिलती है? होम रूल आंदोलन में। इस आंदोलन की बोल सकते हैं कि इस आंदोलन से रिलेटेड दो आदमी जरूर है, या दो बोल सकते हैं, दो लोगों ने इस होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया था। एक कौन थे हमारे? एक थी एने बेसेंट, जो कि लेकर है मतलब इस मूवमेंट का सबसे पहले नेतृत्व या पहली बार इंडिया में इस मूवमेंट को बताया किसने था? एनी बेसेंट ने। और दूसरे कौन थे? ठीक है, तो ये दो लोग जो है वो हमारे होम रूल आंदोलन से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन आता है कि आप थोड़ी सी मतलब एक क्रोनोलॉजी समझना। सबसे पहली चीज 1915 की बात है। ठीक है, अब ये चीज भी समझो कि जो होम रूल मूवमेंट है ये कहां से इंस्पिरेशन, इसका बोल सकते हो कि इंस्पिरेशन हमको कहां से लेके दी गई थी? आयरलैंड में। क्योंकि ये वाली चीज जो है, जो होम रूल मूवमेंट है, वो कहां पे चल रहा था? आयरलैंड में चल रहा था। तो आयरलैंड में भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कंट्रोल करके रखा था आयरलैंड वाली जगह को। तो वहां पे भी आयरलैंड के लोगों ने क्या करा था? एक होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था। और हमको पता है कि जो एनी बेसेंट है वो किस ओरिजिन की है, किस कंट्री से बिलोंग करती है? आयरलैंड से बिलोंग करती है। तो उनको जब इस मूवमेंट के बारे में पता चला था तो वही मूवमेंट उन्होंने इंडिया में स्टार्ट करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो 1914 में आप लोग देखोगे तो आयरलैंड में ये मूवमेंट चल रहा था। और जब एनी बेसेंट को इस मूवमेंट के बारे में पता चला, आंदोलन के बारे में पता चला, तो इसी आंदोलन को इंडिया में स्टार्ट करने की बात की थी। तो 1915 में उन्होंने कांग्रेस के लोगों के सामने ये बात रखी थी कि मैं क्या करूंगी। उन्होंने ये बोला था कि सितंबर 1916 में मैं क्या करूंगा, मतलब करूंगी होम रूल आंदोलन की स्टार्टिंग करूंगी। ठीक है, तो कांग्रेस के लोगों को उन्होंने मौका दिया था कि 1915 में ये उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि एक साल बाद वो क्या करने वाली है? होम रूल आंदोलन को स्टार्ट करने वाली है। तो बोला गया था कि सभी कांग्रेस के लोग जो भी हैं सब उसमें हिस्सेदार बने। अगर वो हिस्सा नहीं भी लेंगे तो वो खुद से ही इस मूवमेंट को क्या कर देंगी? स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मूवमेंट कब स्टार्ट होने वाला था? सितंबर 1916 में स्टार्ट होने वाला था। पर उससे पहले ही हमारे बाल गंगाधर तिलक ने क्या करा था? अप्रैल 1916 में पहले ही ये आंदोलन की स्टार्टिंग कर दी थी। क्लियर हो गया? तो ये फेज याद रखना। सबसे पहले ये चीज को मतलब ये होम रूल मूवमेंट के बारे में बताया किसने था? तो एनी बेसेंट ने बताया था।
किसको बताया था? तो इंडिया के कांग्रेस के लोगों को बताया था, और कांग्रेस के लोगों से बोला भी था कि भैया आप सब लोग मिलके इस आंदोलन में साथ दो, या आंदोलन में हमारे साथ आओ। उन्होंने ये चीज भी बोली थी कि अगर आंदोलन में कोई साथ नहीं भी देगा तो वो खुद से ही इस आंदोलन को कब स्टार्ट कर देंगी? सितंबर 1916 में स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, तो 15 में उन्होंने बात की थी, ये 1 साल दे दिया था या 6-7 महीने दिए थे लोगों को सोचने के लिए। पर उस टाइम पे बोल सकते हैं कि लोगों ने एग्री नहीं हुए थे, कांग्रेस के लोग, और उन्होंने खुद से ही इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। पर उनके स्टार्ट करने से पहले ही बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र वाले एरिया में होम रूल आंदोलन का क्या कर दिया था? स्टार्टिंग कर दी थी। तो यहां से दो चीज याद रखना कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन का स्टार्ट कर दिया था, और एनी बेसेंट ने उनके बाद में स्टार्ट किया था। ठीक है, और दो चीजों समझने की कोशिश करो कि हमारे बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले महाराष्ट्र वाले एरिया में, या बोल सकते हैं कि बालगांव जो हमारा बोल सकते हैं कि, तो बालग्राम में सबसे पहले इस आंदोलन की स्टार्टिंग की थी। और जो उनका आंदोलन था, जो होम रूल आंदोलन था, वो कहां तक सीमित था? महाराष्ट्र तक ही सीमित था। कुछ क्षेत्रों के, महाराष्ट्र के कुछ रीजन में ही हमको होम रूल आंदोलन देखने को मिला था, जिसको बाल गंगाधर तिलक ने लीड किया था। जिसमें बोल सकते हैं कि उनकी कितनी ब्रांचेस थी? 6 ब्रांचेस थी। ब्रांचेस का मतलब, अब देखो होम रूल आंदोलन में होता क्या था कि वो लोग क्या करते थे, तीन लोगों का ग्रुप बनाते थे, जिसको वो ब्रांचेस बोलते थे। 3 लोगों का ग्रुप बनाकर वो करते क्या थे? होम रूल आंदोलन में स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट, जो सब सरकार है, उसके बारे में लोगों को एजुकेट किया करते थे। कोई ऐसा धरना वगैरह नहीं करते थे, कोई स्ट्राइक नहीं करते थे, कोई बहिष्कार नहीं करते थे। उनका काम क्या है? लोगों को सिखाना। तो एक तरीके की 3 लोगों की मतलब कमेटी होती थी, 3 लोग रहते थे, 3 लोग मिलके क्या करते थे? एक तरीके से सभा बुलाते थे, और सभा में जितने भी लोग आते थे उन लोगों को स्वराज के बारे में, सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, सरकार के बारे में, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इन चीजों के बारे में बताते थे। यही हमारा होम रूल आंदोलन है। क्लियर हो गया? कोई धरना वगैरह, कोई बहिष्कार, कोई अलग तरीके की चीजें ये नहीं करते थे, कोई स्ट्राइक नहीं करते थे, बस लोगों को एजुकेट करते थे, लोगों को सिखाते थे। किस चीज के बारे में बताते थे? स्वराज के बारे में बताते थे, या सब सरकार के बारे में, या सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताते थे। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें किसमें चल रही थी? होम रूल आंदोलन में चल रही थी। तो हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक की महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में बस 6 शाखाएं थी, और जो 6 शाखा थी वो कहां पर सीमित थी? बस महाराष्ट्र तक ही सीमित थी। पर एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ने, मैंने बताया बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन कहां स्टार्ट किया था? बालग्राम में स्टार्ट किया था। और वहीं पे एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन को कहां पे स्टार्ट किया था? मद्रास में स्टार्ट किया था। और मद्रास में स्टार्ट करने के बाद उन्होंने होम रूल आंदोलन को पूरे इंडिया में फैलाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे इंडिया में होम रूल आंदोलन को किसने फैलाया था, तो किसने फैलाया था? जिनकी बोल सकते हैं कि हमारे पूरे इंडिया में लगभग 200 शाखाएं थी, 200 ब्रांचेस थी। वहीं पे बाल गंगाधर तिलक की बस 6 शाखाएं थी या 6 ब्रांचेस थी, जो कि कहां पे थी? बस महाराष्ट्र तक ही सीमित थी। क्लियर हो गया? कहानी क्लियर है? ये सारी चीजें होम रूल से समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहाँ पे क्या बात करिए कि सबसे पहली चीज कि होम रूल आंदोलन को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक नया चरण क्यों शुरू माना जाता है? क्या आंसर होना चाहिए कि इसके राष्ट्र के सामने स्व सरकार के लिए एक आदर्श परियोजना रखी थी। हमने बात की थी कि स्वराज की बात और सेल्फ गवर्नमेंट की बात किसमें की जा रही थी? होम रूल आंदोलन में की जा रही थी। ठीक है, सब सरकार की या सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जा रही थी, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन में एक नया चरण शुरू हुआ था। अब हम लोग ब्रिटिशर्स के रूल से हटके अपना खुद का गवर्नमेंट या खुद की गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, सेल्फ गवर्नमेंट करना चाहते थे, या स्व सरकार बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? कहानी क्लियर है ये सारी? फिर होम रूल आंदोलन स्टार्ट हुआ कैसे था, किसने किया था, कौन कौन इसमें हिस्सेदार था, क्यों किया गया था, और होता क्या था? ये सारी चीजें क्लियर है सबको? डाउट तो नहीं है अब? अब नेक्स्ट देखो, इन विच कॉन्फ्रेंस कुड द होम रूल सपोर्टर डेमोन्स्ट्रेट देयर पॉलिटिकल पावर सक्सेसफुली? तो होम रूल समर्थन किस सम्मेलन में अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कहां पे हुआ था, किस कॉन्फ्रेंस में हुआ था ये चीज? किस कॉन्फ्रेंस में हमको देखने को मिला था? ठीक है, तो अब देखो क्रोनोलॉजी समझोगे यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को बताया किस ईयर में था? 1916 में बताया था। 16 के बाद उन्होंने क्या बोला था कि सितंबर 2000 1916 में वो इस मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे, अगर कोई समर्थन नहीं देगा तो भी स्टार्ट कर देंगी।
और इसी के बाद में क्या हुआ था हमारा, दिसंबर 1916 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, तो जिसको हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसी पैक्ट में किसकी बात हुई थी, होम रूल आंदोलन की बात हुई थी। अब देखो, जब पहले बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया, बाल गंगाधर तिलक के 3 या 4 महीने के बाद जब एनी बेसेंट ने इसको स्टार्ट किया, तो लगभग एक तरीके से बोल सकते हैं ये सक्सेसफुल मूवमेंट था। ठीक है, तो सक्सेसफुल मूवमेंट होने के कारण जो कांग्रेस के लोग थे, इसलिए उन्होंने उस सेशन में इसकी होम रूल आंदोलन की बात भी की थी। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन हमको इसका जो बोल सकते संक्षेप जो है वो किस मतलब सेशन में देखने को मिलता है हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो हमारे लखनऊ पैक्ट, जिसको लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कब हुआ था, 1916 में हुआ था, दिसंबर 1916 में हुआ था। ठीक है, क्रोनोलॉजी याद रखना, 15, 16, फिर 16 के बाद, उसी के बाद में जो लास्ट का टाइम था दिसंबर 1916 था, उसमें ही हमारे कांग्रेस का क्या हुआ था, एक सेशन हुआ था, और उस सेशन में होम रूल आंदोलन की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द टर्म होम रूल वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो होम रूल जो ये शब्द है, ये किस देश से अपनाया गया है हमारे इधर, अभी बात की थी हम लोग, कहां से लेके आए थे, हमने इस चीज को देखा था, तो आयरलैंड में हमने इसका पहले देखा है। तो ये वाला जो मूवमेंट है, ये पहले कहां पे स्टार्ट हुआ था, आयरलैंड में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द होम रूल लीग बाय बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था, उनके कौन कौन से उद्देश्य थे, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन में हम लोगों को दो चीज देखने को मिली थी, एक स्वराज शब्द का मतलब देखने को मिला था, या स्वराज शब्द का चीज सबको बताई जा रही थी, और सेल्फ गवर्नमेंट की, सब सरकार की बात की जा रही थी। बाल गंगाधर तिलक ने एक और चीज को उसमें जोड़ दिया था, जिसको क्या था बोलते हैं हम लोग, डोमिनियन स्टेटस के नाम से भी जानते हैं। तो वो लोग इंडिया में एक डोमिनेंट स्टेटस भी चाहते थे, कौन चाहते थे, बाल गंगाधर तिलक चाहते थे। तो दोनों चीजें हमको देखने को मिली, स्व शासन की भी बात की गई थी और डोमिनेंट स्टेटस की भी बात की थी, तो बोथ 1 और 2। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल आंदोलन में किस किस चीज की बात की थी, कौन कौन से उद्देश्य रखे थे, स्वराज, ठीक है, सब शासन, और तीसरा हमारा डोमिनियन स्टेटस। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द होम रूल लीग। तो तिलक स्टार्टेड द होम रूल लीग इन महाराष्ट्र बिफोर एनी बेसेंट लीग। जब एनी बेसेंट लीग से पहले तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल लीग को शुरू किया था, या तिलक्स होम रूल वाज स्प्रेड इन मोर एरियाज एज कंपेयर टू द एनी बेसेंट लीग। तो एनी बेसेंट की लीग की तुलना में तिलक होम रूल लीग अधिक क्षेत्रों में फैला था। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है दोनों में से, अभी समझाया था मैंने आपको बहुत सी चीज, अगर समझी तो यहाँ पे समझ में आएगा आपको। सबके लिए ही पढ़ा रहा हूँ, एक के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। तो होम रूल लीग के बाद समझ आई आप लोगों को। तो होम रूल लीग में मैंने आपको बताया था कि दो चीजें थी। सबसे पहले जो होम रूल लीग थी वो स्टार्ट किसने की थी, महाराष्ट्र में बोल सकते हैं, बालगांव में उन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी, फिर मद्रास में एनी बेसेंट ने स्टार्ट की थी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा। अब दूसरा क्या बोला उन लोगों ने, कि जो तिलक होम रूल वॉज स्प्रेड इन मोर एरियाज एज कंपेयर टू एनी बेसेंट होम रूल लीग। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग जो स्टार्ट की थी वो ज्यादा एरिया में फैली थी, या तिलक की होम रूल लीग ज्यादा एरिया में फैली थी। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, उल्टा दे दिया इन लोगों ने। कि इनमें क्या बोलना चाहिए था इन लोगों को, कि जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ने पूरे इंडिया में होम रूल, जो होम रूल लीग है उसको स्टार्ट किया था, और जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने बस महाराष्ट्र वाले एरिया में ही किया था। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा गलत, तो कौन सा सही हो जाएगा अकेला,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स याद रखना, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट्स में आपको मतलब एक एक लाइन इसलिए समझाता हूँ कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आए तो आप पढ़ के आप समझ सको इनको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ अ होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में होम रूल लीग आंदोलन की विशेषता नहीं थी? कौन सी चीज नहीं हो रही थी होम रूल लीग में? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि होम रूल लीग को कैसे फैलाया जाता था। सबसे पहली चीज, होम रूल लीग जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक एनी बेसेंट अलग चला रही थी और एक बाल गंगाधर तिलक अलग चला रहे थे। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? सही है। सेटिंग अप डिस्कशन ग्रुप्स एंड रीडिंग रूम, तो एक तरीके से सभाएं बुलाई जाती थी, डिस्कशन रूम बुलाए जाते थे, उसमें क्या किया जाता था, लोग मिलके स्वराज शब्द या सब सरकार या वो शासन और मतलब बोल सकते डोमिनेंट स्टेटस इनकी बातें किया करते थे। और बोल सकते कि एजुकेशन देने के लिए लोगों को और मतलब जागरूक करने के लिए वो क्या करते थे, पैम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जिन पैम्पलेट पर स्वराज का मतलब लिखा रहता था, या बोल सकते कि हमारे बोल सकते सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में लिखा रहता था, या डोमिनेंट स्टेटस के बारे में लिखा रहता था। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स क्या है हमारे। और मैंने आपको बताया था कि उस आंदोलन में किसी भी तरीका का अलग तरीके की बोल सकते कि हम बोल सकते स्ट्राइक भी नहीं की जाती थी, कोई बहिष्कार नहीं किया जाता था, कोई धरना नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा। तो इस आंदोलन में क्या नहीं किया जाता था, ना ही किसी चीज का बहिष्कार किया गया था, ना ही लोग धरने पे बैठे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु एस्टेब्लिश द होम रूल लीग सोसाइटी इन लंदन। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लंदन में। ठीक है, लंदन में होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो श्याम जी कृष्णा वर्मा ने की थी। ठीक है, तो श्याम जी कृष्णा वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल लीग की क्या करती, सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखो, तिलक फॉर्म्ड हिज होम रूल लीग इन 1916 एट, कहां पर स्टार्ट किया था सबसे पहले उन्होंने होम रूल मूवमेंट? ठीक है, तो बेलगांव बताया था मैंने, तो बालगांव बेलगांव के नाम से भी जाना जाता है। बेलगांव में किया था। आप स्टार्टिंग देखना, आपकी बुक में मैंने वही बोला, लूसेंट में सारी चीजें नहीं दे के रखी है, नेट पे भी सर्च कर लेना, आपकी एनसीईआरटी में देखोगे बेलगांव दिया है उसमें। ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको। नेक्स्ट देखो, बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक वैन। तो लोकमान्य, मैंने आपको बताया था कि लोकमान्य की जो उपाधि थी उनको बाल गंगाधर तिलक को कब मिली थी? ठीक है, तो उस टाइम पे कौन सा मूवमेंट चल रहा था हमारा? रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा था, हमारा क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था। और क्रांतिकारी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, हमारे गणेश गणेश उत्सव की स्टार्टिंग की थी, शिवाजी से रिलेटेड उन्होंने उत्सव बनाना स्टार्ट कर दिया था, मराठा मतलब कि एक तरीके से मराठा में जो चीजें चलती है उसको भी फैलाना स्टार्ट कर दिया था, शिवाजी के बारे में ज्यादा चीज बताने लगे थे। तो इसलिए वो लोगों में क्या हो गए थे उस टाइम पे, लोकप्रिय हो गए थे। और लोकप्रिय होने के कारण उनको किस नाम की उपाधि दी गई थी? लोकमान्य की। ठीक है, ही स्टार्टेड द शिवाजी एंड द गणपति फेस्टिवल, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सवों की शुरुआत की थी। इसके बाद उनको कौन सी उपाधि मिली थी? लोकमान्य की। ठीक है, तो यहाँ से हमारे होम रूल लीग से रिलेटेड या होम लीग आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गांधी जी और उनके जो प्रारंभिक आंदोलन थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गांधी जी का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट सेट अप बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। तो निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नहीं की थी? किस चीज की स्थापना नहीं की थी? न्यूज़पेपर की नहीं की थी, इंडियन कांग्रेस की, द नेटल इंडियन एक्सप्रेस कांग्रेस की नहीं की थी, फिनिक्स आश्रम की नहीं की थी, द इंडियन लीग की नहीं की थी।
ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ से मेन चीज समझने की कोशिश करो, कौन सी नहीं करेगी वो चीज तो हम लोग तो बाद में देखेंगे, पर मेन चीज देखो कि एक न्यूज़पेपर था साउथ अफ्रीका में जिसमें महात्मा गांधी ने उसको स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। अब मुझे 3 और आंसर चाहिए कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में इस न्यूज़पेपर को तो स्टार्ट किया था, पर जब वो इंडिया में आए थे तो इंडिया में उन्होंने 3 पत्रिका भी पब्लिश करना स्टार्ट की थी। वो 3 पत्रिका कौन कौन सी थी ये बताओ मेरे को। 3 पत्रिका कौन कौन सी हमको गांधी जी से रिलेटेड देखने को मिलती है, जो वीकली पत्रिका आती थी या हफ्ते में एक बार छपती थी? ठीक है, मैं पत्रिकाओं की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट कौन कौन सी थी? एक तो हम लोग पढ़ चुके जो कि साउथ अफ्रीका में स्टार्ट की थी, एक कौन सी थी? यंग इंडिया। दूसरी कौन सी थी? नवजीवन। और तीसरी द हरिजन। ठीक है, तो ये 4 जो किताबें या 4 मतलब एक न्यूज़पेपर है जिसको हम लोग इंडियन ओपिनियन के नाम से जानते हैं, जो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था, और जो बाकी की 3 है ये वीकली जर्नल्स थे या पत्रिका थी जो कि हफ्ते में एक बार छपती थी, और ये तीनों की तीनों पत्रिका को कौन लिखते थे? गांधी जी लिखते थे। तो याद रखना, यंग इंडिया, नवजीवन और तीसरा द हरिजन, ये तीनों के तीनों। और हमारा इंडियन ओपिनियन जो है ये किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद क्या बोल के रखा? गांधी जी ने द नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, कहां पर? साउथ अफ्रीका में। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। द फिनिक्स आश्रम भी ये कहां पर सेटअप किया था गांधी जी ने? साउथ अफ्रीका में किस जगह पे किया था? डरबन में किया था। ठीक है, तो डरबन में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। द इंडियन लीग उन्होंने स्टार्ट किया था क्या? तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? हमारा सही आंसर हो गया। तो इनमें से क्या नहीं किया था? तो द इंडियन लीग की स्थापना नहीं की थी उन्होंने साउथ अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में स्टे के टाइम पे उन्होंने कौन सी पत्रिका छापी, मतलब वो नाम दिया था? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा साउथ अफ्रीका में कौन सी थी? द इंडियन ओपिनियन नाम की थी। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में कौन से न्यूज़पेपर छपता था? द इंडियन ओपिनियन। इसके बाद बाकी की जो पत्रिका थी वो हमको देखने को मिली, वो इंडिया में छपती थी, यंग इंडिया, नवजीवन और तीसरी हमारी द हरिजन। तो इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट देखो, वेयर इज फिनिक्स आश्रम? फिनिक्स जो फार्म था या आश्रम था वो कहां पर स्थित है? अभी बता ही दिया मैंने, कहां पर स्थित है? डरबन, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एम के गांधी वॉज अ सपोर्टर ऑफ द, जो महात्मा गांधी थे वो किसके सपोर्टर थे? किस चीज के सपोर्टर थे एम के गांधी? अब देखो यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे एक कहानी समझ लो। अगर हम लोगों ने अभी सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं तो देखो, ये जो फिनिक्स आश्रम उन्होंने बनाया था गांधी जी ने, किसके लिए बनाया था? किस चीज के लिए बनाया था? किस चीज, किस चीज के लिए? उनके बेसिकली बोल सकते हो 3 तरीके के सिद्धांत थे। ठीक है, 3 सिद्धांत कौन से थे हमारे, उन जो उसको फॉलो करते थे? एक तो हमारा उनका सत्याग्रह। ठीक है, एक है सर्वोदया, और तीसरा क्या था? अहिंसा। ठीक है, ये 3 तरीके के जो आदर्श थे या आइडियाज थे, ये गांधी जी के आइडियाज थे। और इन आइडियाज को फॉलो करने के लिए या इन आइडियाज पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए गांधी जी ने क्या बनाया था? एक फिनिक्स आश्रम बनाया था साउथ अफ्रीका में। ठीक है,
तो जो फिनिक्स आश्रम था उसकी स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी? क्योंकि जो गांधी जी के सिद्धांत थे, ये जो आइडियाज था, उनको एक तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि वो सच्ची में वो है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर उनकी बुक भी देखो या ऑटोबायोग्राफी भी देखो, तो ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है उनकी? माई एक्सपेरिमेंट विद, ठीक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह और सर्वोदय जैसी चीजों पे एक्सपेरिमेंट करके एक तरीके से लड़ने का एक जरिया बनाया था उन लोगों ने। ठीक है, और फिर इसी की बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जो हमारे महात्मा गांधी थे वो किस चीज के सपोर्टर थे? हमारे दार्शनिक, बोल सकते हैं आर्कनिज्म के सपोर्टर थे। स्टार्टिंग के फेजेस में आप लोग देखोगे तो वो किसके सपोर्टर थे? आर्कनिज्म के सपोर्टर थे। आर्कनिज्म का मतलब क्या होता है? कि बिना सरकार के भी कोई देश को चलाया जा सकता है, उसका मतलब क्या होता है? हमारा आर्कनिज्म का मतलब होता है। ठीक है, तो उनकी फिलॉसफी थी कि आर्कनिज्म को फॉलो कर देते। तो आर्कनिज्म का मतलब क्या होता था? कोई भी कंट्री है तो उस कंट्री में किसी भी सरकार की जरूरत नहीं है, बिना सरकार के भी वो देश चल सकता है। इस तरीके की फिलॉसफी पे हमारे महात्मा गांधी विश्वास करते थे। ठीक है, तो इसी विश्वास के बाद उन्होंने बहुत सारे जो सिद्धांत थे उनको फॉलो करवाया था। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन को याद रखना कि जो एम के गांधी थे वो किसके सपोर्टर थे? तो हमारे बोल सकते अज अराजकतावाद के इसके सपोर्टर थे या आर्कनिज्म के सपोर्टर थे। आर्कनिज्म का मतलब क्या होता है? कि कोई भी कंट्री या कोई भी देश बिना गवर्नमेंट के भी चल सकता है। इस तरीके की फिलॉसफी पे कौन विश्वास रखता था? महात्मा गांधी विश्वास रखते थे। नेक्स्ट देखो, द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी, राम राज्य वर। तो महात्मा गांधी के राम राज्य के जुड़वा सिद्धांत कौन कौन से थे? ठीक है, तो इसके बारे में हमको सोचने की जरूरत भी नहीं है। कौन से थे हमारे? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, या सत्य और अहिंसा। तो याद रखना कि जो गांधी जी का राम राज्य था उसमें वो इन सिद्धांतों को फॉलो करते थे। अब हम लोगों ने यहाँ पे सत्याग्रह की बात की, तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य का आग्रह करना, मतलब होल्डिंग द ट्रुथ। कि मतलब अगर आप बोल सकते कि एक राह आपने पकड़ ली और वो अगर सत्य की राह है ना, तो उसको मत छोड़ो, उस राह पे चलो और सत्य को फॉलो करो और उससे ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, जो भी बुराई है वो सत्य को देखकर दूर हो जाएगी, टाइम लगेगा पर आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। तो इस चीज को वो सत्याग्रह के तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करते थे। तो यहाँ पे क्या बोल के रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द गार्दिजियंस प्रिंसिपल। तो गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, बताओ सभी। ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट क्या बोल के रखा था? एम ऑफ सत्याग्रह इज टू डिफीट द एनिमी। तो उन्होंने कभी भी डिफीट की बात नहीं की थी। ठीक है, डिफीट की जगह वो किस वर्ड का इस्तेमाल करते थे? रेसिस्ट का। ठीक है, तो डिफीट वाली बात की उन्होंने। सत्याग्रह के माध्यम का उद्देश्य ये था कि शत्रु को परास्त किया जाए। तो परास्त शब्द उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, परास्त शब्द किसी भी तरीके से। तो हमारा पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया? तो बाकी की तीन चीज को भी पढ़ लो। तो द वेपन ऑफ सत्याग्रह इज अहिंसा। तो सत्याग्रह का हथियार क्या है? अहिंसा है। फिर सत्याग्रही को अपने विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए। तो मैंने बताया सत्याग्रह मतलब कि सत्य का आग्रह करना। अगर एक मार्ग आपने चुन लिया है और अगर वो सत्य का मार्ग है तो उसको छोड़ना नहीं है हमको। ठीक है, आपको सफलता मिलेगी, बुराई उससे ही दूर होगी, टाइम लगेगा पर उसी माध्यम से आपको सफलता मिल पाएगी। तो ये सिद्धांत थे। और इतना भी याद रखने की गांधी जी ने जितने भी सिद्धांतों के बारे में बताया है, लोग बहुत से आपने देखे होंगे कि बहुत से लोग सिद्धांतों के बारे में बता तो देते हैं पर खुद उस पर फॉलो नहीं करते। जैसे कोई की बात कर दी, जैसे स्टूडेंट लाइफ की बात कर दी, तो अगर मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपको सुबह 6 बजे उठ के अपना दिन स्टार्ट करना पड़ेगा, जब आपका बोल सकते हो कि 10 घंटे या बोल सकते 12 घंटे की पढ़ाई आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये सिद्धांत बोलने का अलग होता है, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूं इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेंटली और फिजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, जब जाके आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। ये चीज बोली थी ना मैंने आपको। तो बहुत से लोग क्या है कि बस आपको बोलेंगे, पर जब भी गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी ने जितने भी सिद्धांतों की बात की है उन सिद्धांतों को खुद ने फॉलो किया है, इसके बाद लोगों को सिखाया है। ठीक है, पहले उन्होंने उस चीज का एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर किया है। एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ अगर उनकी देखोगे, आप बायोग्राफी पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बायोग्राफी, अगर आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़ना। उस एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ में उन्होंने हर चीज के बारे में एक एक सिद्धांत को बताया कि पहले उस कोई भी सिद्धांत लेके आते थे तो उसका एक्सपेरिमेंट वो खुद के ऊपर करते थे।
अगर सत्य की बात की है तो उस सत्य की राह पर सबसे पहले वो चले हैं, इसके बाद ही लोगों को उन्होंने प्रीच करा है कि भैया सत्याग्रह से ही हमको आजादी मिलेगी। ठीक है। फिर हिंसा की अहिंसा की भी बात करोगे तो अहिंसा का भी उन्होंने सबसे पहले सिद्धांत को फॉलो किया था, इसके बाद ही लोगों को बताया था कि भैया अहिंसा से बोल सकते हैं हम लोग, हिंसा से कभी भी अंग्रेजों को नहीं भगा सकते, अहिंसा से ही भगेंगे वो लोग। ठीक है। अगर जोर जबरदस्ती जबरदस्ती करोगे, अगर बोल सकते कि हर समस्या का हल हिंसा से नहीं मिलता, ये चीज उनकी वाणी में उनकी बुक में देखने को मिलता है कि अगर कोई भी बात है, अगर दो टेबल मतलब टेबल पे बैठ के दो लोग अगर मिलके बात कर ले, उस चीज का सॉल्यूशन बातों से निकल रहा है, तो हिंसा करने की जरूरत क्या है। तो इन तरीके की जो सिद्धांत थे वो गांधी जी के सिद्धांत थे, और उनको गांधी जी खुद फॉलो करते थे। ऐसा नहीं कि बस बोलने को है, वो उन्होंने खुद ने फॉलो किया है, इसके बाद लोगों को प्रीच करते थे, लोगों को बोलते थे कि भैया यही माध्यम है, हिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, इनके कारण ही हमको आजादी मिलेगी। ठीक है। तो याद रखना इन सब चीजों को। तो नेक्स्ट क्या बोल के रखा, सत्याग्रही को अपने शत्रुओं के प्रति कोई दुर्बलता नहीं रखनी चाहिए, तो टुवर्ड्स द एनिमी। तो इस तरीके की बात भी उन्होंने गांधी जी ने की थी। बस इतना याद रखना कि परास्त या डिफीट की बात कभी ने गांधी जी ने नहीं की थी कि सत्याग्रह से हम दुश्मन को हरा सकते हैं या दुश्मन को पराजित कर सकते हैं, इस तरीके की बात उन्होंने कभी नहीं करी। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, किस ईयर में गांधी जी वापस आए थे। अब मुझे ईयर नहीं, पूरा दिन, मेरे को पूरा डेट चाहिए, क्योंकि उस डेट को कोई ना कोई एक दिवस मनाया जाता है, उस दिवस का नाम भी चाहिए मेरे को। ठीक है। तो लोगों ने डेट तो बता दिया, अब इसको किस दिवस के नाम से जाना जाता है, 9 जनवरी 1915। पूरा बताओ। हिंदी में क्या बोलते हैं, नॉर्मली किस दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना। ठीक है। तो गांधी जी भी 9 जनवरी 1915 को आए थे, और मैंने आपको ये पहले भी याद करा चुका हूं कि साउथ अफ्रीका किस ईयर में गए थे वो, 1893 में। तो मैंने आपको बताया था बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए थे इस दिन, तो उसमें से एक इंस्टेंट मैंने गांधी जी के बारे में भी बताया था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका किस लिए गए थे। बोल सकते हैं कि एक दारा अब्दुल्ला करके एक मतलब जना था, मतलब साउथ अफ्रीका में, उन्होंने उनको बुलाया था, उनका केस लड़ने के लिए गए थे वो। ठीक है। तो एज अ केस की स्टडी के लिए गए थे वहां पे साउथ अफ्रीका, कुछ दिनों के लिए गए थे, पर उन्होंने लगभग 21 साल वहां पे बिताए थे। अब उसकी भी एक कहानी है, बोल सकते हो कि वो तो केस लड़ने के लिए गए थे, पर एक इंसिडेंस उनके साथ ऐसा हो गया था कि उनको वहां पे रुकने के लिए वो एक तरीके से मजबूर हो गए थे। क्या इंसिडेंट है, आपने सुना है कभी उसके बारे में, क्या हुआ था। देखो ऐसा था कि वो साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन से जा रहे थे, उनके पास फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का टिकट था। तो वो एक तरीके से बोल सकते हो कि अगर आप साउथ अफ्रीका में देखोगे तो साउथ अफ्रीका में व्हाइट रेस और ब्लैक रेस के बीच में लड़ाई चलती रहती है, जिसको हम अपार्थीड के नाम से भी जानते हैं। तो वहां पे नस्ल के हिसाब से लोगों को बोल सकते हो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो काले कलर के लोगों को बोल सकते हैं कि नीचा माना जाता है, और जो गोरे लोग हैं उनको ऊंचा माना जाता है। और तीन तरीके के होते हैं, मिक्स्ड तरीके के, पर मिक्स्ड और जो ब्लैक्स रहते हैं उनको हमेशा नीचा दिखा के रखा जाता है, या उनको बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं दी जाती। सारी की सारी सुविधाएं कौन फॉलो करता है या कौन के पास रहती है, व्हाइट्स के पास रहती है। तो गांधी जी का कलर बोल सकते हो कि सांवला था, मिक्स्ड कलर के थे। तो उनको देखकर हमारे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में कोई गोरा आया होगा, व्हाइट कलर का कोई बोल सा ऑफिसर आया होगा, तो उसने उनको जबरदस्ती वहां से हटा दिया, उनसे बोला कि तुम फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में नहीं रह सकते, वैन कंपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा। वैन कंपार्टमेंट मतलब जानते हो कि मतलब ऐसा कंपार्टमेंट जहां पे कुली वगैरह रहा करते हैं, या मतलब बोल सकते हो ब्लैक लोगों के लिए एक अलग कंपार्टमेंट बना के रखते हैं। तो उनको जबरदस्ती वहां से हटाकर उस कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। और जब उन्होंने मना कर दिया कि भैया मेरे पास जब फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का मेरे पास टिकट है, जब मैंने पैसों से टिकट खरीदा है, तो मैं इस ट्रेन में या इस डिब्बे में क्यों नहीं बैठूंगा। तो इसमें मतलब बोल सकते हैं कि बातचीत हुई, उस बातचीत में वो ऑफिसर को गुस्सा आया, और ऑफिसर ने जबरदस्ती उनको उस डिब्बे से हटा दिया था, प्लेटफॉर्म पे उनका लगेज फेंक दिया था, और उनको भी बाहर निकाल दिया था। तो ये इंसिडेंट के बाद में बोल सकते हैं गांधी जी को एक तरीके से समझ में आया कि भैया यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गांधी जी वहां पे रुके थे लगभग 20 और 21 साल के लिए। ठीक है। तो जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, तो वो लगभग उनको लग रहा था कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसके बाद ही वो वापस आए थे 1915 में। ठीक है। तो 1983 में गए थे, और 1915 में वो क्या हो गए थे, वापस आ गए थे। तो इतना याद रखना।
और इस दिन को भी याद रखना 9 जनवरी 1950, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ईयर्स डिड गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका। तो अभी बताया मैंने कितने साल रहे थे वो, ठीक है। डेट निकाल भी लोगे तो भी आपका आ जाएगा, 21 साल रहे थे लगभग वो। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। अभी हमने ट्रेन की बात की, तो किस जगह पे उनको ट्रेन से बाहर फेंका गया था। ठीक है, तो कहां था वो, पीटरमन वर्क्स, ठीक है। जॉन्सवर्ग नहीं था, पीटर मिट्सबर्ग था, ठीक है। ये याद रखना कि इस स्टेशन पे उनको बाहर फेंका गया था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाय महात्मा गांधी। अटेंडेड की बात कर रहा हूं, अध्यक्षता की बात नहीं कर रहा। बोल सकते राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, तो किस में देखा था, कलकत्ता सेशन 1901। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो 1893 में उनको भगा दिया था और फिर वो 1915 में वापस आए थे, तो 1901 का क्या एकदम से उड़ के उन्होंने इस सेशन को ज्वाइन किया था। 1901 कैसे आया आप लोगों के हिसाब से, तुक्का मारा है क्या। तो बुक में दिया है। अभी हम लोगों ने देखा ना कहानी, हम लोगों ने क्या स्टार्ट की थी कि 1893 में चले गए थे और 1915 में मतलब वो वापस आए थे। तो 1901 का सेशन उन्होंने कैसे ज्वाइन कर लिया। बात सही है, क्वेश्चन समझ में आया या आपको नहीं आया। सही क्वेश्चन है ना। अगर टेक्निकली हम लोग सोचने की कोशिश करें तो जब 93 में गए थे और 21 साल के बाद जब वापस आए थे, तो वो 1901 का उन्होंने सेशन कैसे ज्वाइन कर लिया। अब देखो भैया, मैंने इतना थोड़ी ना बोला था कि वो 21 साल तक साउथ अफ्रीका में ही रहे थे, कुछ टाइम के लिए वापस भी तो आ सकते हैं ना। तो लगभग क्या हुआ था कि 1893 में गए तो थे, पर वो क्या हुए थे, कुछ टाइम के लिए 1901 में वापस आ गए थे। ठीक है, 1901 में वो वापस इंडिया आए थे, जब उनको लग रहा था कि हाँ ठीक है, थोड़ी मतलब बोल सकते उधर सुधार आ गया है, अब मुझे वापस चला जाना चाहिए। तो वो 1901 में यहाँ पर आए थे और 1901 में उस टाइम पे एक सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि कलकत्ता में हुआ था। उसको उन्होंने क्या करा था, ज्वाइन किया था। और उस सेशन के ज्वाइन करने के बाद साउथ अफ्रीका से फिर से फोन आ गया कि भैया ये सिचुएशन हमसे नहीं चल रही, वापस आ जाओ। तो लगभग बोल सकते कि 1902 के टाइम पे फिर से वो साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए थे। फिर डायरेक्टली वो कब आए थे, 1915 में आए थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि बीच में कुछ टाइम के लिए बोल सकते 6-7 महीने के लिए वो वापस आए थे इंडिया, पर साउथ अफ्रीका में वो बाकी के लोगों से जो बोल सकते आंदोलन चला रहे थे, उनसे सिचुएशन नहीं झिली थी, नहीं संभल रही थी, तो उन्होंने फोन करके फिर से बुलाया था कि भैया आ जाओ, हमसे नहीं हो पा रहा है, आप ही देख लो यहाँ पे आके। तो फिर उनसे उनसे को वापस जाना पड़ा था। ठीक है, क्लियर है। अगर अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में उन्होंने प्रेसिडेंटशिप की थी या अध्यक्षता की थी, बेलगांव का कौन सा सेशन था, 19, ठीक है 24 का, ये चीज भी याद रखना। तो सेशन का पहला ज्वाइन करने वाला सेशन कौन सा था, 1901। उसमें सदस्य थे, सदस्यता के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया था। और अध्यक्ष कब बने थे, तो 1924 में बेलग्राम में। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैड टोल्ड डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद द फॉरेन क्लोथ्स। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका विनाश है। तो ये लाइन किसने की गई थी, और बहुत सी बार ये लाइनें पूछी गई हैं। अब इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो, किस सेशन में अभी इस एमसीक्यू में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो कौन कह सकता है ये स्टेटमेंट। तो किसने कहा था, ये महात्मा गांधी ने बोला था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी याद रखना हमारे, ये स्टेटमेंट भी बहुत सी बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए कि इस तरीके का स्टेटमेंट किसने दिया था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दी
विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में जोड़िए। तो सही क्रम में जोड़ के बताओ ये कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्यों? ठीक है, तो अगर चंपारण की बात करें तो ये चंपारण वाला सेशन किस ईयर में हुआ था? 1900। अहमदाबाद वाला, इसके बाद खेदा, ठीक है, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 20 में ही हुआ था। ठीक है, अगर ऐसे याद नहीं होते तो इस चीज से याद रख लेना, मैंने जैसे याद रखा था। केक के नाम से याद रख लेना। ठीक है, केक मतलब कि पहला चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था, इसके बाद खेदा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो अहमदाबाद या चंपारण की बात करो तो 1917 में हुआ था। फिर इसके बाद अहमदाबाद में और खेड़ा में बहुत बार डाउट होता है, इसमें डाउट मत लगाना। इसमें अगर आप देखो तो एग्जैक्ट मैं डेट भी बता देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। जो अहमदाबाद वाला था वो 15 मार्च को शुरू हो गया था। ठीक है, और उसके बाद में जो खेड़ा था वो बाद में था ना, तो खेड़ा जो था वो 22 मार्च को स्टार्ट हुआ, तो लगभग एक हफ्ते के गैप में 2 हो गए थे। ठीक है, तो ये डेट जरूर याद रखना। बहुत सी बार लोग क्या करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह को पहले कर देते हैं, अहमदाबाद को बाद में कर देते, तो अहमदाबाद पहले हुआ था, 7 दिन पहले हुआ था। तो 15 मार्च 1918 में अहमदाबाद हुआ था, और 22 मार्च 1918 में कौन सा हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हम पढ़ेंगे, पर 1920 में ये हुआ था। थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे देख लो कि चंपारण सत्याग्रह किस लिए स्टार्ट हुआ था, क्या था इसका रीजन। ठीक है, तो इंडिगो प्लांटेशन के लिए हुआ था, कि बोल सकते कि एक तरीके के वहां पे जो चंपारण में रहने वाले राम कुमार शुक्ला थे, तो वो क्या कर रहे, राजकुमार जो थे वो क्या कर रहे थे, शुक्ला जी तो वो एक तरीके से गांधी जी से मिलने के लिए आए थे। वो गांधी जी से क्यों मिलने के लिए आए थे? क्योंकि उस टाइम पे जो नील की खेती थी या इंडिगो प्लांटेशन था वो जबरदस्ती अंग्रेज करा रहे थे, और उस टाइम पे थोड़े केसेस ऐसे आने लगे कि जबरदस्ती वो करा रहे हैं। और उस टाइम पे जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो का भी बोल सकते कि मतलब इन्वेंशन कर लिया था, और जो प्लांटेशन वाला इंडिगो था वो बिक नहीं रहा था, और जो बोल सकते सिंथेटिक इंडिगो था वो सस्ता था, वो मार्केट में वो बिकने लगा था। फिर भी अंग्रेज जबरदस्ती उसकी खेती कराते थे। तो उन खेती को बंद कराने के लिए बोल सकते कि जो हमारे राजकुमार शुक्ला हैं उन वो जबरदस्ती गांधी जी के पास आए थे। उन्होंने कम से कम 4 से 5 बार उनसे मिलने की कोशिश की थी। जब गांधी जी माने थे उनके साथ में गए थे, और जाकर उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो पहला सत्याग्रह वो था जो कौन सा था, हमारा चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद जो अहमदाबाद वाला मिल बोल सकते कॉटन मिल जो हड़ताल हुई थी, वो उसमें भी क्या हुआ था, उसमें भी गांधी जी एकदम से शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, उस टाइम पे ये पहले से हड़ताल चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि अहमदाबाद में क्या हो गया था, एक प्लेग फैल गया था। प्लेग समझते हो, एक तरीके की महामारी आई थी, वहां पे लोग मतलब बीमार हो गए थे, और ये बीमारी महामारी के रूप में फैल गई थी। और उस टाइम पे जो बोल सकते कि ये अहमदाबाद कॉटन फैक्ट्री का जो मालिक थे, उन्होंने जो प्लेग बोनस भी अनाउंस किया था कि एक तरीके का बोनस दिया जाएगा लोगों को, पर उस बोनस को रोक दिया गया, बोनस नहीं दिया गया। ठीक है, बोनस नहीं देने के बाद लोगों ने इतनी डिमांड करी कि भैया हमारी जो भी सैलरी है ना, उस सैलरी को लगभग 50% से बढ़ा दो। कितने से बढ़ा दो? 50% से बढ़ा दो। पर उसमें जो फैक्ट्री का ओनर थे या ब्रिटिशर थे वो माने नहीं, और उन्होंने क्या बोला कि भैया हम 50 तो नहीं दे सकते, कितना हाइक ले लो हमसे, 20% ले लो। कितना ले लो? इसमें वर्कर्स राजी हुए थे कि नहीं हुए थे? नहीं हुए। वो लोग फिर भी हड़ताल में बैठे हुए थे, और उस हड़ताल पे ज्यादातर लोग जो थे वो मालिक पे ज्यादा जोर पड़ नहीं रहा था। अब उनको कोई बड़ा आदमी चाहिए था कि जो इस मूवमेंट को ज्वाइन करे, जिससे उनकी बात रखी जाए। तो जो अनुसुईया साराबाई थी, वो गई थी हमारे महात्मा गांधी जी के पास, उनसे बोला था कि भैया इस मूवमेंट को क्या करो, सपोर्ट करो, जब इनका कुछ हो पाएगा। तो जब महात्मा गांधी इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए आए, और उन्होंने बोला कि भैया 20% नहीं, ना आपका करो ना हमारा करो, 35% में हम लोग बात क्या करते हैं, डील को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो लगभग हाइक जो थी ना 50% मिली और ना 20%, तो उन दोनों का बीच का रास्ता निकाला तो क्या निकाला, 35% से उन्होंने जो सैलरी थी वो क्या कर दी थी, लोगों की जो वर्कर्स थे उनको बढ़ा दी गई थी।
ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग खेड़ा की बात करते हैं, तो खेड़ा एक तरीके से जो सत्याग्रह हुआ था, वो सत्याग्रह क्यों हुआ था कि उस टाइम पे जो बोल सकते हैं कि जो फसल थी वो खराब हो गई थी, और जबरदस्ती जो अंग्रेज थे वो फिर भी रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते थे, और लोगों के पास जब खेती नहीं हुई तो पैसा ही नहीं, तो वो रेवेन्यू कैसे भरेंगे, तो उसके लिए गांधी जी गए थे। तो ये 3 सत्याग्रह याद रख लेना अच्छे से। ठीक है, थोड़ा ऊपर ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दे दिया। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। सिक्वेंस याद रहेगा सबको। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधी वॉज आर ट्रू, कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो बताओ सभी। अब देखो यहाँ पे, ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन राजकोट, तो उन्होंने की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो राजकोट में ही कंप्लीट हुई थी, राजकोट में ही पढ़े थे वो स्टार्टिंग में। और 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, ये भी हमको पता है किससे हो गई थी, कस्तूरबा बाई से। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, ही स्टडीड लॉ एट द इनर टेम्पल लंदन, तो लंदन में एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम क्या था, इनर टेम्पल, तो उन्होंने लॉ की स्टडी भी कहाँ पे प्राप्त की थी, लंदन में ही की थी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है, और उन्होंने बोला कि ही वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय द रस्किन बुक अनटू द डेथ, तो एक रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से वो क्या हुए थे, प्रभावित हुए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट गांधी जी से रिलेटेड सही है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन हम जब करते हैं। नेक्स्ट देखो, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो कौन थे हमारे, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखो, द प्रीफिक्स महात्मा वॉज एडेड विद द नेम ऑफ गांधी, तो गांधी जी का जो बोल सकते हैं कि जो महात्मा शब्द था वो किस सत्याग्रह के बाद में ज्वाइन किया गया था, पहले गांधी जी के आगे महात्मा शब्द किस सत्याग्रह के बाद हमको देखने को मिला था। ठीक है, तो किस सत्याग्रह के बाद देखा था हम लोगों ने, चंपारण के सत्याग्रह के बाद में उनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। महात्मा का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है, ग्रेट सोल। ठीक है, पुण्य आत्मा। ठीक है, महात्मा जो उपाधि थी वो महात्मा गांधी को किसने दी थी, किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को भी गांधी जी ने एक उपाधि दी थी, उसका नाम क्या था, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी, सभी कमेंट सेक्शन में बताओ। गुरुदेव की उपाधि दी थी, कौन सी उपाधि दी थी। ठीक है, तो याद रखना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी, गुरुदेव की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन याद रखना यहां से। अब बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि जो महात्मा गांधी में महात्मा शब्द है उसका मतलब क्या होता है, तो ग्रेट सोल या पुण्य आत्मा होता है उसका मतलब। नेक्स्ट देखो, हु एड्रेस गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो गांधी जी को बोल सकते हैं कि वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप से किसने संबोधित किया था, ये शब्द ये लाइन किसने की थी महात्मा गांधी के बारे में, किसने कही थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कही थी ये बात। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को किस नाम से बोला था, वन मैन बाउंड्री फोर्स, या बोल सकते हैं वन मैन आर्मी बोलते हैं ना, तो उस तरीके से उन्होंने संबोधित किया था, क्योंकि वो पूरे के पूरे स्वतंत्रता संग्राम में अकेले खड़े थे। मतलब कि उनका इतना लीडरशिप था कि वो जो भी करने के लिए बोलते थे वो सारे के सारे इंडियन लोग वही करना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, तो उनकी बहुत पहुंच थी, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड टू से रॉन्ग मींस नेवर टेक्स अस टू राइट एंड्स, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि गलत का मतलब हमें कभी भी सही छोर तक नहीं ले जा सकता।
ठीक है, तो किसने कहा था? ये हमारे महात्मा गांधी ने कहा था। तो हम महात्मा गांधी जी के ऊपर सेशन पढ़ रहे हैं, तो वही वही चीज किसने कही होगी? महात्मा गांधी जी ने कही। तो ये स्टेटमेंट याद रखना बहुत सी बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया था? किन लोगों ने किया था महात्मा गांधी बोल सकते हैं अहमदाबाद का सत्याग्रह? ये बोल भी चुका हूं मैं। तो जो वर्कर्स थे वो कहाँ पे काम करने वाले थे? कॉटन मिल वर्कर्स थे या कपस मिल बोल सकते हैं, वहां के लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तिंकड़िया सिस्टम इज इन चंपारण मेंट। तो जो तिंकड़िया प्रणाली जो चंपारण में चल रही थी उसका मतलब क्या था? तिंकड़िया जो प्रणाली थी या सिस्टम थी वो चंपारण में चल रही थी, उसका मतलब क्या था? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो नील की खेती है वो जबरदस्ती जो अंग्रेज लोग है वो करा रहे थे। तो उसमें भी एक फिक्स्ड उन्होंने बना के रखा था कि उनको कितने फिक्स्ड एरिया में वो कल्टीवेशन की जाएगी। तो हमारा बोल सकते हैं कि जो 3/20 एरिया ऑफ लैंड हुआ करता था उसमें लोगों को क्या करना पड़ता था? नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, तो 3/20 जो भूमि का भाग रहा करता था उस भाग में उनको किसकी खेती करनी रहती थी? नील की खेती करनी रहती थी। उस सिस्टम को क्या बोला जाता था? तिंकड़िया सिस्टम या तिंकड़िया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बस इतना ही जान लो बहुत है। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इन कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताओ सभी। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों ने सी लगाना शुरू कर दिया है। अगर मेरा ध्यान से थोड़े पहले आपने सुना होगा तो उससे आपको आंसर मिल गया होगा। जो बी आंसर बता रहे हैं, तो अगर बता मतलब पहला वाला स्टेटमेंट उनके हिसाब से गलत है, तो सही स्टेटमेंट क्या है पहला वाला? ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे के रखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परस्यूडेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ पीस एंड, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को किसानों की समस्या की जांच के लिए चंपारण आने की राजी किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था क्या? किसने किया था? ठीक है, तो उसकी जगह कौन थे? हमारे राजकुमार शुक्ला। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या था? जो हमारे वो आचार्य एच पी कृपलानी थे, वॉज वन ऑफ द महात्मा गांधी कलीग इन इस चंपारण इन्वेस्टिगेशन। तो इस इन्वेस्टिगेशन की जांच के लिए बहुत सारे लोग नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो उनमें से हमारे जो कृपलानी थे उन्होंने किसका साथ दिया था? महात्मा गांधी का साथ दिया था इसकी जांच के लिए। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा? तो दूसरा ही अकेला सही है, पहला वाला क्या है? गलत। नेक्स्ट देखो, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया? तो निम्न के इसमें से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? बताया था मैंने, कहां पे किया था? कहां किया था? हमने अगर याद भी रखना हो तो याद रखना केक के नाम से, अगर कंफ्यूजन हो भी रही हो तो। ठीक है, तो सी मतलब चंपारण, फिर इसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद के मतलब खेड़ा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट स्टेप टू द गांधीजियन स्ट्रेटेजी ऑफ सत्याग्रह? निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह की गांधीवादी रणनीति का अंतिम चरण रहता था? जो सत्याग्रह होता था उसका अंतिम चरण क्या होता था गांधीवादी बोल सकते योजना में? ठीक है, सबसे लास्ट होता था हमारा स्ट्राइक। ठीक है, जो हड़ताल होती थी ना वो हमारे सत्याग्रह की सबसे आखिरी चरण हुआ करता था। फास्ट नहीं हुआ था, फास्ट के बाद होता था हड़ताल। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को याद रखना, सबसे लास्ट इस टाइम अंतिम चरण में जब कुछ नहीं मिलता था तो क्या स्टार्ट होता था? फिर हड़ताल शुरू होती थी। ठीक है, क्योंकि अनशन धरना तो हम लोगों ने देखा, अनशन तो वो कभी भी कर लेते थे। ठीक है, पहला अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली बार गांधी जी अनशन में किस सत्याग्रह पे बैठे थे? किस में बैठे थे?
अभी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, कल इसका मैं आंसर दूंगा। ठीक है, इसका पता करना है आप लोगों को कि गांधी जी पहली बार जो फास्ट अप टू डेथ है या अनशन पे किस सत्याग्रह में सबसे पहले उन्होंने फास्ट अप टू डेथ या अनशन का इस्तेमाल किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ध्यान से पढ़ो उसको। पहला क्या बोल के रखा है? यह किसान के साथ जोड़ा था, इसे तिनकड़िया प्रणाली के खिलाफ लॉन्च किया गया था, या इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेपी कृपलानी ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था। फिर वहीं पे आते हैं कि यह आखिर भारतीय स्तर पर एम के गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन था। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, अब आंसर आना स्टार्ट हो गए। अभी मैंने बताया कि जो चंपारण का आंदोलन था वो क्या ऑल इंडिया पे हुआ था? वो चंपारण वाला जो केस था, जो इंडिगो की प्लांटेशन या नील की खेती हो रही थी, वो तो बस चंपारण में हो रही थी ना। तो वो चंपारण की जो प्रॉब्लम थी वो चंपारण तक ही सीमित रहेगी ना, बाहर के लोग क्यों इससे कनेक्ट करेंगे? तो भारतीय स्तर का था क्या ये आंदोलन? ये कहाँ का था? चंपारण तक ही सीमित था। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। तो यही वाला सही है, हमको असत्य कोई ढूंढना था कि सही कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो और पढ़ के ही आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट देखो, ऑन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी हु सेड दैट द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ अवर लाइफ। अभी ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर आपको कहां देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। अब देखो, ये क्वेश्चन तो एक ही दे के रखा है, इसमें क्या बोल के रखा है? गांधी जी की डेथ के बाद में किसने इस तरीके का स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और उन्होंने क्यों बोला था, ये चीज भी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है, पहले किसने बताई थी और क्यों की थी, इसका आंसर आपको देना है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने पहली बार जो फास्ट अप टू डेथ है या अनशन का इस्तेमाल किस सत्याग्रह में किया था। ये दो क्वेश्चंस आपके हैं, इन क्वेश्चंस को आपको कमेंट सेक्शन में देना और सबके आंसर चाहिए। ऐसे नहीं कि इक्का दुक्का सभी लोग करते हैं बस। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके बताया करो आप लोग। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे महात्मा गांधी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट किए, उनसे जो प्रारंभिक हमने सत्याग्रह देखे वो सारे के सारे क्लियर हो गए। इसके बाद हम लोग कल जलियांवाला बाग जो रॉलेट एक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हम कल पढ़ के आना आप सब लोग।